दोस्तों, ये कहानी बेहद अनोखा है क्योंकि इस कहानी के किरदार हैं एक कातिल, पुलिस डिटेक्टिव्स और एक आत्मा। जी हाँ, एक आत्मा जिसने कातिल को पकड़ने में पुलिस की काफी मदद की। उन दिनों पूरे अमेरिका के प्रमुख अखबारों में ये कहानी छाई रही। इतना ही नहीं, पुलिस रिकॉर्ड्स में भी इस केस का नाम वॉइस फ्रॉम द ग्रेव रखा गया। टेरेसिटा बासा की जन्म साल 1929 में फिलीपींस के रहने वाले एक अच्छे परिवार में हुआ। टेरेसिटा को म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था और म्यूजिक से जुड़े हायर स्टडीज करने के लिए 1960 के दशक में वो अमेरिका के शिकागो शहर में आकर बस जाती है। वहां पर रहते हुए म्यूजिक में मास्टर्स डिग्री हासिल करती है। लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए म्यूजिक के अलावा कुछ और करने की जरूरत टेरेसिटा को महसूस होता है, इसलिए वो मेडिकल एजुकेशन की तरफ रुख करती है। पढ़ाई पूरा होने के बाद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के तौर पर शिकागो के एक हॉस्पिटल में उसे नौकरी मिल जाती है। टेरेसिटा की शादी नहीं हुई थी, हालांकि उनके कुछ बॉयफ्रेंड्स जरूर बने थे, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाई थी। वो अपनी जिंदगी अकेले में शांति से जी रही थी। हॉस्पिटल में काम करने के अलावा आस पड़ोस के कुछ बच्चों को टेरेसिटा पियानो सिखाया करती थी। 21 फरवरी 1977 शाम के 7:30 बज रहे थे। रूथ लोब नाम का एक दोस्त जो कि टेरेसिटा के साथ हॉस्पिटल में काम करता था, टेरेसिटा को कॉल करता है और दोनों फोन में लगभग आधे घंटे तक एक दूसरे से बात करते हैं। अक्सर रूथ और टेरेसिटा के बीच फोन में बातचीत होती रहती थी। बातचीत के अंत में टेरेसिटा कहती है कि उसके घर में एक दोस्त आने वाला है, लेकिन वो कौन है, किस लिए आ रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहती और फोन रख देती है। करीब 1 घंटे बाद यानी 8:30 बजे के आसपास टेरेसिटा के अपार्टमेंट से धुआं निकलने लगता है। आस पड़ोस वाले इसे देखकर अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाता है। फायर ब्रिगेड वाले अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि अंदर चारों तरफ आग लगा हुआ है। कुछ मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड वाले आग पर काबू पा लेते हैं। फिर देखते हैं कि घर के अंदर चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, मानो लूटपाट किया गया हो। कुछ देर टेरेसिटा को ढूंढने के बाद फायर ब्रिगेड वाले देखते हैं कि ड्राइंग रूम में एक कारपेट में से धुआं निकल रहा है। ऐसा लग रहा था कि कारपेट के अंदर किसी चीज को लपेट कर रखा हो। जब फायर ब्रिगेड के आदमी उस कारपेट को हटाकर देखते हैं तो उसमें 47 साल की टेरेसिटा बासा की लाश दिखता है। शरीर 50% तक जला हुआ था और शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे और सीने में खंजर घुसा हुआ था। पहली नजर में लग रहा था कि टेरेसिटा का रेप करके हत्या कर दी गई। फिर सबूत मिटाने के लिए कारपेट में लपेटकर आग लगा दिया गया। बाद में पुलिस वाले भी वहां पहुंचते हैं और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि टेरेसिटा का हत्या किया गया था, उनका रेप नहीं हुआ। पुलिस टेरेसिटा की फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाकर पूछताछ करती है, लेकिन हत्या से जुड़े कोई अहम जानकारी नहीं मिलता। इसी दौरान एक दिन जब पुलिस डिटेक्टिव्स घर का तलाशी ले रहे थे तो वहां उनको एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस। डिटेक्टिव्स को समझ में आ रहा था कि एएस किसी शख्स का नाम हो सकता है। डिटेक्टिव्स उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे बाकी लोगों से, टेरेसिटा के दोस्तों से, हॉस्पिटल में उनके साथ काम करने वाले कोलीग्स से पूछताछ करते हैं, लेकिन कई हफ्ते बीतने के बाद भी डिटेक्टिव्स को इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने लायक कोई सुराग नहीं मिलता। सुराग के नाम पर बस एक पर्चा था जिसमें लिखा हुआ था गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस। फिर करीब 6 महीने बाद इस केस को डील कर रहे प्रमुख डिटेक्टिव जो स्टैचुला से मिलने जो सी छुआ नाम का एक आदमी आता है जो टेरेसिटा के साथ हॉस्पिटल में काम करता था। उसका भी नेटिव प्लेस फिलीपींस ही था। जो सी छुआ डिटेक्टिव स्टैचुलास से बोलता है कि उसके पास टेरेसिटा के मर्डर से जुड़े अहम जानकारी है। फिर डिटेक्टिव पूछता है, बताइए क्या जानकारी है आपके पास। जोशी चुआ बोलता है कि उनकी वाइफ रैमी चुआ अजीब से बर्ताव करने लगी है। रात को सोते समय वो अपने आप से बात करने लगती है और कई बार उनको सपने आते हैं जिनमें टेरेसिटा दिखती है। फिर एक दिन आधी रात को जब हम लोग सोए हुए थे, मेरी बीवी रैमी अचानक उठकर मुझसे कहने लगती है, डॉक्टर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा हत्या हुआ है और मेरी हत्या करने वाला आजाद घूम रहा है और उसने हत्यारा का नाम एलन शौरी बताया है। मेरी बीवी की आवाज एकदम बदला हुआ था
ऐसा लग रहा था मानो कोई दूसरा इंसान मेरे बीबी के मुंह से बोल रहा हो। वो मुझसे कहने लगी कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर इन सारी चीज़ों के बारे में पुलिस को बताऊं। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम टेरेसिटा बासा कहा। अगले दिन मैं अपना काम में बिजी हो गया था और उस आत्मा के बातों को नज़रअंदाज कर दिया। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन उस दिन रात टेरेसिटा की आत्मा फिर से मेरे बीबी के जरिए मुझसे बात करने लगी। इस बार वो काफ़ी गुस्से में बोल रही थी कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं किया। मेरे साथ जो हुआ सब कुछ मैंने तुमको कल बताया था। वो गुस्से से बोलने लगी कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं किया तो वो मेरे बीबी को नहीं छोड़ेगी और मेरे बीबी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा कि पुलिस सबूतों पर काम करती है, तुम जो भी बोल रही हो सब ठीक है, लेकिन पुलिस के सामने दिखाने के लिए सबूत क्या है तुम्हारे पास। तब उसने बताया कि कातिल एलन सॉरी हत्या करने के बाद कुछ गहने उसके साथ ले गया और उन गहनों को अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। अब वो गहने उसकी गर्लफ्रेंड के पास हैं। ये कहने के बाद उस आत्मा ने कुछ नंबर्स, फ्रेंड्स और फैमिली वालों के कुछ नाम बताए जो उन गहनों को पहचान सकते हैं। तब जाकर मैं आपके पास आया हूँ। फिर पुलिस वाले अपना काम में लग जाते हैं। पुलिस की नज़र सबसे पहले इस बात पर जाती है कि एलन सॉरी का नाम और उस अपार्टमेंट में मिली पर्चे पर जो नाम लिखा था उसे मैच कर रहा है। और एलन सॉरी उसी हॉस्पिटल में काम करता था जिसमें टेरेसिटा काम करती थी। दूसरा कि सच में उस दिन टेरेसिटा की टीवी खराब थी और उस टीवी को ठीक करने कोई आया था। अपार्टमेंट के रजिस्टर चेक करने पर यह बात भी सही निकली। और अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सुराग मिलने वाला था एलन सॉरी की गर्लफ्रेंड से। पुलिस एलन सॉरी के पास जाकर बस इतना पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। एलन जवाब देता है, हाँ मेरा एक गर्लफ्रेंड है। टेरेसिटा के गहनों के बारे में पुलिस एलन से कुछ नहीं पूछती। पुलिस बस उस गर्लफ्रेंड का पता पूछती है। एलन पता भी बता देता है। फिर पुलिस वाले उस लड़की के घर पहुंचकर उसे पूछताछ करती है, क्या एलन सॉरी आपको कोई ज्वेलरी गिफ्ट किया है। एलन की गर्लफ्रेंड चौंक जाती है और जवाब देती है, हाँ एलन ने मुझको गहने गिफ्ट की हैं। फिर पुलिस वाले टेरेसिटा के कुछ जानने वालों को बुलाकर उन गहनों को पहचानने के लिए बोलती है। वो लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि वो ज्वेलरी टेरेसिटा की है। अब पुलिस के पास एलन सॉरी को अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो गए थे। पुलिस एलन सॉरी को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करती है, मगर एक पेच फंस जाता है। कोर्ट में एलन सॉरी का वकील बहस करता है कि एलन ने सिर्फ गहने चोरी किए हैं और टेरेसिटा के जिंदा रहते उस अपार्टमेंट से निकल गया। एलन ने हत्या नहीं किया बल्कि सिर्फ चोरी की, इसलिए एलन को सिर्फ चोरी करने का सजा दिया जाए। अब पुलिस के पास भी हत्या को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं थे। अब तक पुलिस एक आत्मा की गवाही को मानकर पूरा इन्वेस्टिगेशन चला रही थी। इससे आगे वो भी कुछ नहीं कर सकती। ऊपर से अदालत में आत्मा की गवाही नहीं चलती, कोर्ट को सबूत चाहिए। उसके बाद पुलिस को मजबूरन एलन सॉरी को छोड़ना पड़ता है। फिर एक दिन अचानक टेरेसिटा की आत्मा डॉक्टर के बीबी के ऊपर पूरी तरह हावी हो जाती है और उसकी मौत कैसी हुई, एलन सॉरी ने उसे कैसे मारा, सब कुछ डिटेल से बताने लगती है। सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है कि हाँ तुम जो भी बता रही हो सब ठीक है, मगर हमारे पास इस कत्ल को साबित करने का कोई सबूत नहीं है और कोर्ट में बिना सबूत के काम नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारी मदद करने की पूरा कोशिश किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। इसे सुनते ही टेरेसिटा की आत्मा भड़क जाती है और अब वो जो भी इस केस से जुड़े लोग हैं उन सबको इंसाफ के लिए परेशान करने लगती है। टेरेसिटा के घर में टीवी रिपेयर करने से लेकर गहने चुराने तक सब कुछ सही साबित हुआ, तो कत्ल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिस एलन को कत्ल के आरोप में एक बार फिर हिरासत में लेती है और फिर से कोर्ट में मुकदमा शुरू किया जाता है। पिछले बार की तरह इस बार भी एलन सॉरी कत्ल के आरोप को खारिज कर देता है। एक लंबी बहस के बाद जूरी के मत भी बट गए और अंत में सबूतों के अभाव में एलन सॉरी को बरी कर दिया जाता है। लेकिन जेल से रिहा होने के चंद घंटों पहले एलन सॉरी अचानक बदल जाता है और लॉयर और पुलिस वालों के सामने अपना गुनाह कबूल लेता है। दरअसल हुआ ये कि 21 फरवरी के रात को लगभग 8:30 बजे एलन सॉरी टेरेसिटा के घर में टीवी रिपेयर करने जाता है। एलन सॉरी और टेरेसिटा दोस्त थे और हॉस्पिटल में साथ में काम करते थे। टेरेसिटा के घर में अगर कभी कोई इलेक्ट्रिकल सामान खराब हो जाता था तो वो अक्सर एलन सॉरी को उसे ठीक करने बुलाती थी। बदले में दोनों कॉफी पीते हुए कुछ देर बातें किया करते थे।
लेकिन उस दिन एलन सौरी के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और एलन उसके लिए कुछ महंगी गिफ्ट्स खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। टीवी रिपेयर करने के बाद टेरेसिटा जब कॉफी लाने किचन में गई, एलन सौरी अलमारा में रखे उसके गहने चुराने लगा, लेकिन चोरी करते हुए टेरेसिटा उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब एलन को बदनामी का डर सताने लगा। फिर गुस्से में आकर उसने पहले तो टेरेसिटा की गला दबाई, उसके बाद सीने में खंजर उतार के उसकी हत्या कर दी। फिर इस पूरे मामले को रेप की शक्ल देने के लिए, ताकि गहनों की चोरी छुपाया जा सके, टेरेसिटा के कपड़े उतार दिए। फिर सबूत मिटाने के लिए उस लाश को एक कारपेट में लपेटकर आग लगा दी। उसके बाद क्या हुआ वो हमने आपको बताया। अदालत एलन सौरी को टेरेसिटा बासा की हत्या के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाती है। ऐसा कहा जाता है कि एलन सौरी का अचानक अपना गुनाह कबूल लेने के पीछे टेरेसिटा की आत्मा ही जिम्मेदार है। जब एलन पर मुकदमा चल रहा था, उस दौरान टेरेसिटा की आत्मा लगातार उसे परेशान करती रही और अंत में एलन को अपना गुनाह कबूलना पड़ा। बाद में लिए गए इंटरव्यूज में पुलिस ने बताया कि कानून की नज़र में आत्मा जैसी किसी एंटिटी का कोई मान्यता नहीं है, मगर इस केस में कातिल को पकड़ने में एक आत्मा ने अहम भूमिका निभाई। उस डॉक्टर की वाइफ के जरिए टेरेसिटा की आत्मा ने जो भी सबूत हमें दिए, उसी के बदौलत हम कातिल तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, ये थी टेरेसिटा बासा की कहानी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।